हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग चुनावी बॉन्ड के बारे में सुने होंगे और अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो है आदेश आया है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश आया है कि चुनावी बॉन्ड जिसको 2017 में लाया गया था और 2018 से लागू था, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णतः असंवैधानिक करार कर दिया। पूर्णतः कि असंवैधानिक होगा तो पूर्णतः हो ही जाएगा, लेकिन उसको असंवैधानिक करार दे दिया और एकदम भ्रष्ट बताया दोस्तों। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं, इसके बारे में कब से लागू किया गया, क्या होते हैं इसके प्रावधान और क्यों इसको असंवैधानिक करार किया गया, इसके सारी जानकारी हम लोग इस छोटे से क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चुनावी बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। वित्त विधेयक 2017 के साथ इसको पेश किया गया था। धन विधेयक मतलब 2017 बजट के साथ इसको पेश किया गया था और इसको पेश किया गया था वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा। ठीक है, उस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा इसको वित्त विधेयक 2017 में पेश किया गया था और 29 जनवरी 2018 से इसको लागू कर दिया गया। और दोस्तों इसको लागू करने में किन किन अधिनियम में परिवर्तन किया गया था, संशोधन किया गया था। वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया था। आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया था। इन सब चीजों को हमें जानना आवश्यक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और नॉर्मल जानकारी से भी। ठीक है, अब देखते हैं चुनावी बॉन्ड होता क्या है, आखिर क्यों इसके पीछे इतना बवाल मचा हुआ है। चुनावी बॉन्ड एक ऐसा उपकरण होता है या ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं, गारंटी होती है ये, जिनके द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दिया जाता है, धन दान दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, मतलब चुनावी बॉन्ड ये खरीदना पड़ता है लोगों के द्वारा। लोग चुनावी बॉन्ड खरीदते हैं और चुनावी बॉन्ड को खरीदते हैं और जिस पार्टी को पसंद करते हैं उस पार्टी को ले जाकर के देते हैं। वो पार्टी फिर जो है बैंक से, एसबीआई बैंक से जो है उस पैसे को भुना लेती है। तो ये होता है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये है चुनावी बॉन्ड दोस्तों, ये ही इलेक्टोरल बॉन्ड, इसका सैंपल रूप है। अब यहां पर देखिए, ये 1000 रुपए दिया है, ये 15 दिन की इसकी वैलिडिटी दी जाती है। ये ऐसे ही यहां पर एसबीआई बैंक से इसको जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में अभी फुल डिटेल से हम लोग अभी पूरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए चुनावी बॉन्ड जो था इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया था कि 2000 रुपए से अधिक का चंदा नगद रूप में नहीं दिया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को 2000 रुपए, मतलब किसी भी पार्टी को 2000 रुपए से अधिक का चंदा नगद रूप में नहीं दिया जाएगा। अब नगद रूप में नहीं दिया जाएगा तो मतलब पार्टी चंदा देने वाले, पार्टियों को चंदा देने वाले तो बहुत लोग होते हैं, बहुत करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, तो अब कैसे देंगे। तो उसके लिए नगद ना दें, उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, मतलब एक डिमांड ड्राफ्ट की तरीके कह सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई थी, प्रतिभूति की व्यवस्था की गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप। ठीक, अब इसमें क्या था, ये इलेक्टोरल बॉन्ड था, इसमें चुनावी बॉन्ड था, ये इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं थी। मतलब आप इतना ही पैसा निवेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, असीमित पैसा आप दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है, ये चीज थी, मतलब किसी पार्टी को। ठीक है, अब चुनावी बॉन्ड में निवेश की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, इस पर ब्याज नहीं दिया जाता था, ये नहीं कि ब्याज भी मिल रहा है हमको। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। और चुनावी बॉन्ड व्यापार योग्य भी नहीं होते थे, तो ये सब चीजें हमको ध्यान देनी है। और इसके पीछे ये है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यह था, पहले क्या था, चुनावी फंडिंग को, काले धन को रोकना था। चुनावी फंडिंग में काले धन को रोकना बहुत अच्छा उद्देश्य था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संवैधानिक क्यों करार दे दिया, अभी देखते हैं उसको। उद्देश्य इसका था काले धन को रोकना। काले धन को रोकने का उद्देश्य था, इसीलिए तो पहले 2000 रुपए से ज्यादा नगद अगर दिया जाता था तो उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उसको दिया जाने लगा। मतलब पहले जो 2000 रुपए, पहले लोगों के पास काला धन खूब होता था, पहले क्या अभी भी होता है, तो काला धन खूब होता था, तो चुनावी फंडिंग में काले धन को रोकने के लिए कि पार्टी में बोरा भर भर के पैसा किसी पार्टी को दे दिए हैं, जो बड़े काला बाजारी वाले हैं, चोर लोग हैं, जो अपना पैसा पूरा बोरा भर भर के किसी पार्टी को दे दिए, तो उनका काला पैसा समझ लो वाइट हो गया, है कि नहीं, उनको फिर अलग से लाभ मिलेगा किसी चीज में। ठीक, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, उद्देश्य तो बहुत अच्छा था। फिर क्या होता है देखेंगे आगे। कौन खरीद सकता है इसको, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन खरीद सकता है, एसबीआई से मिल रहा है तो हम आप खरीद सकते हैं, भारत के नागरिक खरीद सकते हैं। और इसमें कंपनियां खरीद सकती हैं, इनकॉर्पोरेटेड कंपनियां खरीद सकती हैं, जैसे जियो कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, है कि नहीं, टाटा मोटर्स हो गई, मतलब हुंडई हो गई, मतलब अन्य कंपनियां भी खरीद सकती हैं और विदेशी कंपनियां भी खरीद सकती हैं। लेकिन इन्हें बाद में अनुमति दी गई थी विदेशी कंपनियों को, पहले अनुमति नहीं दी गई थी, बाद में अनुमति दे दी गई थी विदेशी कंपनियों की। मतलब विदेश का भी कोई जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है और किसी पार्टी को दे सकता है और अपना लाभ ले सकता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब इसमें कौन ले सकता है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सी पार्टी ले सकते हैं, हम लोग खरीदे
हम लोग खरीद के किसी पार्टी के लिए खरीदेंगे, किसी पार्टी को देंगे, तो कौन सी पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकती है? तो ले सकती है वही पार्टी ले सकती है। मतलब इसका निर्धारण किया गया था, अभी सबसे ऊपर पढ़े थे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया था। तो उसमें संशोधन क्या किया गया था, 29A में बताया गया था कि पंजीकृत राजनीतिक दल जो होंगे, ऐसे दल जो पंजीकृत होंगे और जिनको पिछले चुनाव में लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कुल डाले गए मतों का यदि उसको 1% मत भी मिला है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अगर उसको 1% मत मिला होगा, मतलब जनता में उसकी पैठ होगी, जनता में उसको जानते होंगे राजनीतिक दल को लोग, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकता है। ठीक है, अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड कब मिलते हैं, ये चीज ध्यान देनी है। कब मिलते हैं? तो पहला महीना, चौथा महीना, 7वां महीना, 10वां महीना, मतलब 3-3 महीने का गैप है। 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, मतलब जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, 3-3 महीने के गैप पे मिलते हैं। इन चारों महीनों में ये शुरुआती 10 दिनों में मिलेंगे। अब इस चुनाव बॉन्ड की कीमत क्या होगी? कीमत मतलब गुणज में है कि नहीं? गुणक में है। 1000 इकाई, हम लोग कहते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हटाओ, 1000 से शुरू हो गया, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है कि नहीं? याद करना भी आसानी है इसको। ठीक, अब इसको थोड़ा सा देख लें। देखिए, अब जैसे ये है ना, ये सैंपल जो है, इसमें देखिए 1000 लिया, धारक को दिया जाता है 1000, ये 1000, 1000, तो यही है 1000। यहीं पर 1000 हो जाएगा, यहीं पर 10,000, यहीं पर 1 लाख, यहीं पर 10 लाख, यहीं पर 1 करोड़ लिख दिया जाएगा। और 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, 1 करोड़ के कितने भी ले सकते हैं, है कि नहीं? ये चीज ध्यान देनी है। और अधिकतम 15 दिनों तक वैध होगा, ये देख लेते हैं। अब देखिए वैधता क्या होगी? वैधता जारी होने से 15 दिनों तक वैध रहेगा ये इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने से 15 दिनों तक वैध रहेगा। 15 दिनों तक इसको भुनाना होगा। और कहां मिलेगा? ये एसबीआई ब्रांच में मिलेगा, एसबीआई बैंक में मिलेगा, और इसकी कुछ निश्चित निर्दिष्ट शाखाएं हैं, वहीं पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड आया, हम लोग देखें, इलेक्टोरल बॉन्ड आया चुनाव में काले धन को रोकने के लिए आया। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी चुनावी बॉन्ड की भारत में। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चुनाव यहाँ पर एक पर्व की तरह मनाया जाता है, त्योहार की तरह मनाया जाता है। उस चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में बहुत अधिक खर्चा होता है। उतना खर्चा उठाना उस पार्टी के लिए कभी कभी मुनासिब नहीं होता है, तो लोगों के द्वारा उसको चंदा दिया जाता है। ठीक है, तो लोगों के द्वारा चंदा दिया जाता है, उसी लोगों के द्वारा दिया जाने वाले पैसे को विनियमित करने के लिए चुनावी बॉन्ड की आवश्यकता पड़ी। मतलब उस पैसे को काला धन को रूप में न शामिल किया जाए, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, और राजनीतिक दल की जो पारंपरिक प्रणाली थी चंदे की, वो अनुदान पर निर्भर थी, है कि नहीं? दान कोई दे देता था बोरा भर भर के, है कि नहीं? इसलिए चुनावी बॉन्ड की आवश्यकता पड़ी। ठीक, और पारंपरिक व्यवस्था क्या थी? चुनावी चंदा नगद में मिलता था, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अतः काले धन की संभावना बहुत अधिक हो जाती थी। ठीक है, तो काले धन की संभावना बहुत अधिक हो जाती थी, इसीलिए चुनावी बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को, मतलब एक पेपर के फॉर्म में दिया गया, एक प्रतिभूति के फॉर्म में दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब अनुदान मुख्यतः कौन ले सकता है? मतलब अनुदान मुख्यतः बड़े छोटे राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उद्योगपतियों द्वारा खरीदा जाता है। हम लोग खरीदते हैं बॉन्ड, फिर हम लोग देते हैं, राजनीतिक पार्टियां लेती हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान जो प्रणाली थी, चुनावी बॉन्ड केवल चेक या ई भुगतान के जरिए ही खरीदा जा सकता है। ठीक है, जो केवल अभी बताए ना, तो कि वही जो अभी दिखाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे, ठीक है, वही है इलेक्टोरल बॉन्ड। उसको चेक या ई भुगतान के रूप में ही खरीदा जा सकता है, इसलिए काले धन की चिंताएं थोड़ा सा कम हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब काले धन की चिंताएं कम हो गई, फिर भी इसको न्यायालय ने क्यों असंवैधानिक घोषित कर दिया? अभी उसके बारे में भी अभी इसमें पूरा देखेंगे। चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद या गुप्त चंदे के चलन को रोकना था। उद्देश्य तो बहुत अच्छा था दोस्तों, इसको लाया बहुत अच्छे उद्देश्य से गया था, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर सब रस चूसे, भीतर से तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके साजन नहीं अंग्रेज। मतलब बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा पेज फंसा देंगे कि चीजें उनके लिए काफी आसान हो जाएंगी। आता है तो बड़े उद्देश्य के साथ, बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि न्यायालय को असंवैधानिक करार करना पड़ा? देखते हैं भी। चुनावी बॉन्ड की अवधि अधिकतम 15 दिन रखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य था काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाना दोस्तों। ठीक है, इसके जरिए पारदर्शिता को सुनिश्चित किया गया और बॉन्ड खरीदने वाले को उसके उल्लेख बैलेंस शीट में, एसबीआई के बैलेंस शीट में भी उसका उल्लेख पूरा होगा कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है। तो इतना अच्छा उद्देश्य था। अब पता चलता है कि विवाद का आखिर कारण क्या था, क्या पेंच फंसाया गया था इसमें। ठीक है, ये देखते हैं।
इसमें पारदर्शिता का अभाव था। कैसे पारदर्शिता? यही मुख्य वजह है इसकी, ठीक है, यही हमको ध्यान देना, इसी वजह से सारे पेंच फंसा हुआ है, सारी जड़ यही है इसको असंवैधानिक घोषित करने की। इसमें ना तो फंड देने वाले का नाम, ना ही फंड लेने वाले के नाम की घोषणा की जाती थी, सब गुप्त रखा जाता था, ठीक है। और कितना पैसा दिया गया, कुछ भी नहीं, मतलब जनता का पैसा दिया जा रहा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि कौन पैसा दे रहा है, किस पार्टी को पैसा दे रहा है। इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं काफी बढ़ गई थी। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आएगा दोस्तों, तब देखिएगा, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूरी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत होगी, तब देखिएगा कितनी पार्टियों को कितने पैसे मिले और क्या इसमें भ्रष्टाचार कितना और कितना काला धन आया है इसमें, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कंपनियों के मामले में, कंपनी मान लीजिए कोई रिलायंस कंपनी है या कोई भी कंपनी हो, उसने पैसा दिया। अब उसने पैसा तो दे दिया किसी पार्टी को, अंशधारकों को यह पता नहीं होना चाहिए कि उनकी कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितनी मात्रा में फंडिंग की है। मतलब जो उसके अंशधारक हैं, जो उसमें शेयर लगाए होंगे, उनका भी तो अधिकार है, जो उसमें काम कर रहे होंगे उनका भी तो अधिकार है कि उनकी कंपनी जिसमें वो काम कर रहे हैं, उन्होंने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है, ये कारण था। ठीक, अनुच्छेद 19(1)(a) में सूचना का अधिकार दिया गया है संविधान में, ठीक है। तो सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि हमको पता नहीं चल पा रहा है कि किस पार्टी ने हमारा पैसा किसको दिया है कि नहीं, और कितना दिया और किस पार्टी को दिया, ठीक, ये सब भी है। राजनीतिक वित्त में पारदर्शिता के मूल सिद्धांत की अवहेलना करता है ये, ठीक है, ध्यान देना है। और उन कॉरपोरेट्स की पहचान छुपाने में मदद करता है जो राजनीतिक दल को, विशेष रूप से सत्ताधारी दलों को राजनीतिक लाभ देते हो, अनुदान करते हो। मतलब कोई पार्टी, मतलब इसमें क्या है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने या किसी कंपनी ने किसी पार्टी को पैसा दिया और उस पार्टी ने उस कंपनी के संबंध में नियम कानूनों में ढिलाई कर दी, है कि नहीं। मतलब कंपनी का देश की राज व्यवस्था, देश की संविधान की व्यवस्था को चलाने में पार्टियों का भी हस्तक्षेप है इन सब चीजों, और अपने मनमाफिक नियमों को उदार कर लेते हैं, अपने मनमाफिक नियमों को बनवा लेते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सारी चीजें भ्रष्टाचार का कारण है इसमें, ठीक है। चुनावी बॉन्ड केवल एसबीआई के माध्यम से ही खरीदे जाते हैं, और एसबीआई हम लोगों को पता है सरकारी बैंक है, तो उस पर सरकार का हस्तक्षेप हो सकता है कि नहीं, ये भी बात है, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग इन पर निगरानी नहीं कर सकता, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्य को बाधित करते हैं दोस्तों। मतलब इस प्रक्रिया में, चुनाव बॉन्ड की प्रक्रिया में चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, ये चीज थी। और किसी दानकर्ता कंपनी को दान करने के कम से कम 3 साल पहले अस्तित्व में होने की पूर्व शर्त की भी हटा दिया गया। मतलब अगर कोई कंपनी दान दे रही है, तो पहले यह नियम था कि 3 साल उस कंपनी को स्थापित हुए होना चाहिए। मतलब कोई कंपनी है, वो दान देगी, और इस शर्त को हटा लिया गया, तो इससे क्या बढ़ा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ा, इससे शेल कंपनियों के माध्यम से काले धन को राजनीति में प्रयोग करने को बढ़ावा मिलता है, जो कि पहले शर्त थी उसको हटाने की, ठीक है। तो शेल कंपनियां क्या होती हैं, शेल कंपनियां केवल कागज पर होती हैं, मतलब भौतिक रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई बिल्डिंग है, कर्मचारी है, ये सब कुछ नहीं होगा, केवल कंपनी पर सब उनका चलेगा, सारी चीजें, उनका खाता बैलेंस सब कुछ, नाम पता फर्जी सब कुछ चलेगा उनका, लेकिन धरातल के अस्तित्व पर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा दोस्तों, ये चीज ध्यान। तो इससे क्या होगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, इससे शेल कंपनियां जो है भारत की राजनीति में प्रभावित करती हैं दोस्तों। और ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें विदेशी कंपनियों को भी अनुमति दे दी गई, तो विदेशी शेल कंपनियां भी आके भारत में भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था, एनजीओ के माध्यम से दोस्तों जो है भारत के विकासात्मक कार्यों में बाधा भी डाल सकती हैं दोस्तों, ये सारी चीजें देखनी है। और कंपनियों द्वारा 7.5% की सीमा को हटा दिया गया फंडिंग की, मतलब कंपनियां कितना भी फंडिंग कर सकती हैं, है कि नहीं, ये भी हटा दिया गया। सत्ताधारी पार्टियां कंपनियां पर दबाव भी बना सकती हैं, अब 3 बड़ी संस्थाओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया, और कौन कौन सी, सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया, चुनाव आयोग ने गलत बताया, आरबीआई ने भी गलत बताया, और एक एनजीओ है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये एनजीओ है, इसने भी गलत बताया। और क्या क्या गलत बताता है अभी देखते हैं। आरबीआई का मत है कि यह धन शोधन को बढ़ावा देता है, काले धन को बढ़ावा देता है, पारदर्शिता नहीं है इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल कमजोर होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये आया था, और इसमें काले धन को रोकने के संबंध में कार्यवाही की गई थी कि इस संबंध में अगर पामला एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच करेगी, तो इस संबंध में इस नियम को कमजोर कर दिया गया, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग बिल इसमें कमजोर हो गया है, ठीक है।
केंद्रीय बैंकिंग प्रथाओं और बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। अब बैंक क्या काम करती है, इसमें एसबीआई को शामिल कर दिया गया। बैंक क्या करती है, बैंक का मूलभूत काम क्या है, खाता खोलना, पैसा देना, पैसा जमा करना, ऋण देना, ऋण जमा करना। बैंकिंग प्रथाओं के, अब बैंकिंग को चुनावी फंडिंग में भी शामिल कर लिया गया है कि नहीं, तो बैंकिंग प्रथाओं को, बैंकिंग बुनियादी सिद्धांतों को इसमें दरकिनार कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और उन कंपनियों को भी बॉन्ड खरीदने की अनुमति मिल गई है जो घाटे में चल रही है। भैया खुद ही पैसा नहीं है कर्मचारी को देने के लिए, खुद ही घाटे में चल रही है, वो भी फंडिंग की है इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। उन्होंने भी कई राजनीतिक दलों को फंडिंग करी है। भैया जब तुम खुद घाटे में हो दूसरे को पैसा कैसे दोगे, तो ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का कारण था। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पांच जजों की बेंच बैठी, 5 के 5 जीरो से जो है ये जो है फैसला लिया गया कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। और शेल कंपनियों की स्थापना को बढ़ावा देता है ये। सुप्रीम कोर्ट का मत क्या था, डीवाई चंद्रचूड़ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, 5 जजों की पीठ थी, पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना, मतलब अभी ऊपर पढ़े थे कि ना तो फंड देने वाले का नाम ना तो फंड लेने वाले का नाम उजागर हो सकेगा। तो क्या करता, सूचना के अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 19(1) के तहत जो समाहित है उसको भी उल्लंघन कर दिया गया और 2005 के तहत इसको अधिकार दिया गया था, ये भी असंवैधानिक हो गया। ठीक है, एकमात्र और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया किसी राजनीतिक पार्टी को चुनाव फंडिंग करनी है तो एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड थोड़ी ना है कि नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड एकमात्र तरीका नहीं, इसके कई विकल्प हो सकते हैं। इस माध्यम से इसलिए जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि आप और विकल्पों की तलाश करिए, केवल इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं है आधार की आपको फंडिंग हो। तो दोस्तों ये था पूरा कुल मिला के, इसलिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित करार दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने की बात की गई थी और चुनाव आयोग ने धारा 29 भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत इसमें विदेशी चंदा भी आ जाता है, लेकिन शेल कंपनियों को भी बढ़ावा मिलता है। ये सारी चीजें थी। तो दोस्तों कैसा रहा ये सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चुनाव आचार संहिता भी लागू हुई, उसके बारे में भी बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।